नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 15 नौकर का अध्ययन करेंगे। ये एक निबंध है और इस निबंध की लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय। तो सबसे पहले अनु बंदोपाध्याय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनु बंदोपाध्याय का जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ और इनका निधन सन 2006 में हुआ। वे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी खुशी करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो इस पाठ में गांधी जी के विषय में बताया गया है कि गांधी जी ये कहते थे कि सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें किसी को भी नौकर नहीं समझना चाहिए। तो आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जब आश्रम में गांधी जी रहते थे तो वे सभी काम करते थे जो आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। और जब वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे तब भी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। जबकि वो इतने पैसे कमाते थे कि वो अपने घर में नौकर रख सकते थे आटा पीसने के लिए, लेकिन उनका मानना ये था कि हमें अपने लिए काम स्वयं करना चाहिए। और चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके बेटे भी उनका हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर पर रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे तब भी वहां पर भी गेहूं की पिसाई का काम उन्होंने जारी रखा। ऐसा नहीं था कि जब वो अपने घर में रहते थे तो आटा पीसते थे और जब वो आश्रम में चले गए तो वो गेहूं पीसने का काम नहीं करेंगे। उनका एक जो रूटीन था वो उसे फॉलो करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि चक्की खराब हो जाती थी तो वो चक्की को स्वयं ही ठीक करते थे और उसे ठीक करने में वो घंटों मेहनत करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी अगर हम अपने काम का एक लक्ष्य बना ले कि हमें ये काम करना है तो करना है, अगर हमें ये हिम्मत है कि हम किसी काम को कर सकते हैं, वो ये मानते थे कि अगर चक्की खराब हो गई है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूं। और उनकी यही पॉजिटिविटी थी जिसकी वजह से वो घंटों मेहनत करके उस चक्की को ठीक कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो आटा पिसवाने के लिए हाथ बटाने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता थी। तो गांधी जी ने ये नहीं देखा कि कोई दूसरा आएगा और वो गेहूं को पीसेगा। उन्होंने जैसे ही कार्यकर्ता ने कहा वो फौरन उठकर खड़े हो गए और गेहूं पीसने के लिए चल दिए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। उनका मानना यह था कि क्योंकि जो गेहूं है वो खेतों से आता है, उसमें मिट्टी भी लगी हुई होती है, तो उनका ये मानना था कि जब भी गेहूं आए पहले उसे मतलब उसे साफ करो, फिर उसे धोएं, फिर उसे सुखाएं और फिर उससे आटा पीसें, ताकि उसमें कोई भी जम्स ना रहे, कोई भी गंदगी कंकड़ पत्थर ना रहें। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। अब महात्मा गांधी को कौपिनधारी क्यों कहा गया है? कौपिनधारी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जिस तरीके से धोती को पहनते थे, धोती जो उनकी होती थी वो उनके घुटनों से ऊपर हुआ करती थी। तो जो व्यक्ति घुटनों से ऊपर धोती पहनता है वो कौपिनधारी कहलाता है और महात्मा गांधी को इसीलिए कौपिनधारी कहा जाता है। और जब वो अनाज को बीनते थे और लोग उनको देखते थे तो वो हैरानी में पड़ जाते थे कि मतलब इतना महान व्यक्ति है, बैरिस्टर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और ये अनाज बीन रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूं और कोई मुझे देख रहा है तो वो ये सोचेगा कि अच्छा इतना बड़ा बैरिस्टर झाड़ू लगा रहा है। तो उनके लिए कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं था। कोई भी फिजिकल वर्क अगर वो करते थे तो उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती थी। शारीरिक मेहनत करने में उन्हें कभी भी कोई शर्म नहीं आती थी। एक बार की बात है कि उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए।
उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। अब एक बार की बात है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गांधी जी से मिलने आए और उनको अपनी इंग्लिश पर, अपने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने पर बहुत गर्व था। तो गांधी जी से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या बापू, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? और उन्हें लगा कि हम इतने हाईली एजुकेटेड हैं तो महात्मा गांधी उन्हें कुछ एजुकेशन रिलेटेड वर्क ही देंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। गांधी जी को ये पता चल गया, गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली कि इन्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत अहंकार है, इन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा पर बहुत अहंकार है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहा कि एक काम कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो ये थाली में जो गेहूं पड़े हैं आप इनको बीन दीजिए, इसमें से कंकड़ को अलग कर दीजिए। आगंतुक, आगंतुक कौन होते हैं? जो आए हुए गेस्ट होते हैं या अतिथि होते हैं, उन्हें हम आगंतुक कहते हैं। तो आगंतुक जो थे वो सभी बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब उन्हें समझ नहीं आया कि गांधी जी ने हमें ऐसा छोटा मोटा काम कैसे दे दिया। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें तो कोई बड़ा काम देना चाहिए था, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो उन्हें तो अब गेहूं पीसने का काम करना ही था। तो 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। गांधी जी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थे, वो हर क्षेत्र में बिल्कुल परफेक्ट थे। और गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम भी संभाला। और सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। जब गांधी जी भंडार का काम संभालते थे तो वो क्या करते थे, सुबह की सबसे पहले वो सुबह उठकर पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे और उसके बाद वो रसोई घर में जाकर क्या काम करते थे, सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में या कहीं भी अगर उन्हें कहीं गंदगी दिख जाए, मकड़ी का जाला दिख जाए, तो वो सबको आड़े हाथों लेते थे, सबको डांट लगाते थे कि ये गंदगी क्यों है। मतलब वो गंदगी के साफ खिलाफ थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उन्हें हर सब्जी के, फल के और अनाज के सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या होती हैं, पौष्टिक गुणों मतलब उनसे हमें क्या क्या मिलता है, उनका उन्हें भरपूर ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अब आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए और तब महात्मा गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू इनको बिना धोए क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आलू जो होता है वो कहाँ से, जमीन के नीचे उगता है, मिट्टी में उगता है। तो क्या होता है कि आलू के साथ मिट्टी लगी हुई होती है और अगर हम मिट्टी के साथ ही आलू को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिट्टी भी सब्जी में चली जाएगी। इसलिए गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू को पहले धोना चाहिए, उसकी सारी मिट्टी निकाल लेनी चाहिए और उसके बाद आलू को काटना चाहिए। और एक उन्होंने दूसरी बात बताई कि नींबू को भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि नींबू को पहले आप काट लो और फिर धो। अगर आप नींबू को काट कर धोगे तो जो उसका सारा विटामिन सी है वो तो पानी में चला जाएगा। तो इसलिए नींबू और आलू को उन्होंने कहा कि पहले धोना चाहिए और फिर काटना चाहिए। इवन वो ये कहते थे कि हर सब्जी को पहले धोना है फिर काटना है, लेकिन आलू और नींबू के लिए उन्होंने स्पेशली ऐसा कहा। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। अब क्या हुआ कि एक बार एक आश्रमवासी को कुछ केले ऐसे खाने को दिए गए। आपने देखा होगा जब केले को हम 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो उसमें काले काले निशान बन जाते हैं, काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं। तो लोग ये कहते हैं अच्छा ये केले तो खराब हो गए, इन्हें फेंक दो। तो एक आश्रमवासी को वो केले खाने के लिए दे दिए गए जिसमें वो काले काले चकत्ते पड़ गए थे। उसको बहुत बुरा लग गया कि भाई मुझे ऐसे पुराने केले, 2-3 दिन पुराने केले क्यों दे दिए। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि जो ये केले होते हैं जिनमें काले चकत्ते पड़ जाते हैं वो जल्दी पच जाते हैं। और उन्होंने ये भी उसे बताया कि आपका हाजमा खराब है, यानी आपको जल्दी से खाना हजम नहीं होता, इसलिए आपको जानबूझ के ये केले दिए गए हैं।
तब जाकर उस व्यक्ति को समझ आया कि किसी ने मेरे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की है, मुझे कोई पुराने केले नहीं दिए हैं, बल्कि इसलिए मुझे ये केले दिए गए हैं ताकि मेरा हाजमा जो है वो ठीक रहे। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। अब क्या हुआ कि गांधी जी जो हैं वो आश्रम वासियों को खुद खाना परोसते थे। क्यों परोसते थे? क्योंकि वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि मसाले वाला खाना बनाना है, बहुत ऑयली फूड बनाना है। वो क्या करते थे, सिंपल खाना बनता था उनका, सादा खाना बनता था। तो जो आश्रम वासी थे वो बेचारे मजबूर हो जाते थे जब उन्हें बेस्वाद उबली हुई चीज़ें खाने को मिलती थी। तो अब गांधी जी तो ये सोचते थे कि अगर हम उबला हुआ खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। मसाले वाला खाना कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन हमेशा नहीं। और बेचारे आश्रमवासी, क्योंकि गांधी जी खुद ही खाना परोसते थे, तो वो बेचारे ना चाहकर भी उस बेस्वाद उबले हुए खाने को शांति से खा लेते थे और कुछ नहीं बोलते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को एक दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे वहां पर भी वो सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसते थे और कभी थकावट महसूस नहीं करते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। अब क्या हुआ कि आश्रम का एक नियम और था कि हर व्यक्ति अपने बर्तनों को स्वयं धोएगा, या फिर ऐसे ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए थे, ऐसे समूह बना दिए गए थे जो बड़े बड़े बर्तनों को धोते थे। जैसे जिनमें खाना बनता था वो बर्तन धोने के लिए ग्रुप्स बना दिए गए थे, और जो लोग अपनी अपनी थालियों में खाना खाते थे वो अपने अपने बर्तन स्वयं धोते थे। जैसा कि आप लोगों ने गुरुद्वारे में देखा होगा कि अगर हम गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं तो हम अपनी प्लेट और अपने चम्मच ग्लास सब खुद ही धोते हैं। तो ऐसे ही आश्रम का भी यही नियम था कि सब अपने कार्यों को स्वयं करेंगे। तो क्या हुआ कि एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राग भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। अब क्या हुआ कि जो जिन बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता था, अब चूल्हे पे खाना बनता था। अब चूल्हे पे खाना बनेगा तो बर्तन तो बिल्कुल काले हो जाएंगे, उसके जो नीचे पेंदी होती है उसमें कालिक लग जाती है। तो अब महात्मा गांधी ने क्या किया कि सब अपने खाना खा के बर्तन धोकर चले गए, और वो बड़े बड़े बर्तन उन्हें दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज ये सारे बर्तन मैं ही धो लूं। तो उन्होंने वो काले बर्तनों को रगड़ रगड़ के धोना शुरू कर दिया, मांजना शुरू कर दिया, कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी। तो जब कस्तूरबा जी वहां आ गई तो क्या हुआ, उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। अब उनको, कस्तूरबा जी को लगा कि इस उम्र में ये इतने बड़े बड़े पतीले धो रहे हैं, तो उन्होंने पतीले को उनसे छीन लिया, पकड़ लिया, और उन्हें कहा कि ये आपका काम नहीं है, आपको इन पतीलों को नहीं धोना, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पतीले धोने के लिए और लोग हैं, आप यहां से चलिए। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। अब उन्हें लगा कि अब मैं अगर इसके अगेंस्ट जाऊंगा तो ये बेफालतू में मुझे कुछ बोले ना, इसलिए उन्होंने कस्तूरबा जी की बात को मानना ही सही समझा, और वो कस्तूरबा को उन बर्तनों की जिम्मेवारी देकर चले गए कि कस्तूरबा गांधी को जिनसे बर्तन धुलवाने होंगे वो उनसे धुलवा लेंगी। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। उन्हें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अगर बर्तन में एक भी निशान रह जाए उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें बर्तन बिल्कुल ऐसे चमकते हुए चाहिए थे जैसे चांदी चमकता है। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वो खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। अब जब वो जेल में थे तो जेल में उन्हें एक हेल्पर दिया गया, मददगार दिया गया, और गांधी जी उसके काम से संतुष्ट नहीं थे। तो अब उन्हें ये लगा कि अब मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं क्या करूं। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं इसको सिखा दूं कि बर्तनों को कैसे धोया जाता है। तो उन्होंने उस इंसान को सिखाया कि लोहे के बर्तनों को भी कैसे रगड़ रगड़ कर मांझ कर चांदी सा चमकाया जा सकता है। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। अब एक टाइम की बात है कि आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था, आश्रम में रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो वहां पर जो मेहमान आते थे, क्योंकि आश्रम में तो कोई भी आके रह सकता था, तो वहां आने वाले कुछ मेहमानों को क्या करना पड़ता था, तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू क्या होते हैं, टेंट्स में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है। नवागत
यानी कोई नया मेहमान जो आश्रम में आया था। तो उसको जब वो सुबह उठा तो उसे ये समझ नहीं आया कि मुझे अपना बिस्तर कहाँ रखना है, क्योंकि तंबू में सोने वाले लोगों को अपना बिस्तर उठा के एक स्टोर रूम में रखना होता था, जो उसे नहीं पता था। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। अब उसे ये समझ नहीं आया कि बिस्तर कहाँ रखना है, तो उसने सोचा कि चलो मैं पहले इसे फोल्ड कर देता हूँ और मैं जाके पता करके आता हूँ कि मुझे अपना बिस्तर कहाँ रखना है। वो ये पता करके आ रहा था तो उसने देखा कि गांधी जी तो स्वयं अपने कंधे पर बिस्तर उठाकर चले जा रहे हैं। यानी गांधी जी ने ये इंतजार भी नहीं किया कि जिसने इस बिस्तर को इस्तेमाल किया है वही स्टोर रूम में रखेगा। उन्हें दिखा कि अच्छा इस तंबू में बिस्तर पड़ा है, तो वो खुद ही उठाकर उसे वहां से ले जाने लगे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम के लिए हमेशा पानी जो है वो बाहर से आता था और बाहर एक कुआं था जहां से पानी खींचकर मटकों में भरा जाता था और वहां से लाया जाता था। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस सी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। अब क्या हुआ कि वो पानी भरने का काम करते थे और आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो आटा पीसने का काम तो वो कर चुके थे, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो आश्रम के एक साथी को लगा कि आज ना महात्मा गांधी जी थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने अन्य आश्रम वासियों की सहायता से क्या किया, छोटे बड़े सारे बर्तन जो हैं वो कुएं से भरकर ले आए। और गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मतलब मेरा काम किसी और ने कैसे कर लिया, क्योंकि गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि सारे बर्तन तो भरे हुए थे, लेकिन जो छोटे बच्चों के नहाने का टब था वो खाली था। तो उन्होंने वो टब उठाया और कुएं से उसमें पानी भरकर ले आए। और बेचारे कार्यकर्ता जो जिन्होंने वो उनके हिस्से का पानी भर दिया था, उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि वो छोटे छोटे मटकों में पानी भरना ज़्यादा आसान था और बच्चों के टब में पानी भरना और टफ था, जो कि महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि महात्मा गांधी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे हिस्से का काम कोई और करे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। अब क्या हुआ कि वो ये मतलब गांधी जी जब तक बिल्कुल शरीर से लाचार ना हो जाए, मतलब ऐसा हो कि मतलब वो बिल्कुल काम करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, तब तक वो ये सोचते थे कि मुझे अपने काम को स्वयं करना है। वो किसी से अपने काम को करवाना पसंद नहीं करते थे। बेशक वो महात्मा थे, बूढ़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि महात्मा या बूढ़े होने का वो फायदा उठाएं कि मैं बूढ़ा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये शारीरिक श्रम नहीं कर सकता था। ये उनकी सोच नहीं थी, क्योंकि वो उनकी डिक्शनरी में थकान वर्ड था ही नहीं। वो ये कहते थे कि थकान नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उनके अंदर किसी भी काम को करने की बहुत क्षमता थी, अद्भुत शक्ति थी। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान, अब दक्षिण अफ्रीका में जब बोअर युद्ध हुआ उस दौरान उन्होंने क्या किया, घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया करते थे। बोअर युद्ध के दौरान जो घायल हो गए थे सैनिक, उनको वो स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया करते थे। वे मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। मतलब वो मीलों पैदल चल सकते थे। वो किसी भी वाहन के द्वारा कहीं भी जाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह था कि मुझे जहां भी जाना है मुझे पैदल जाना है। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय बॉडी में रहते थे तब वो पास के शहर में अगर कोई काम होता था तो 42 मील पैदल चलकर जाते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुसरण करते थे। यानी जिस दिन उन्हें शहर जाना है, शहर 42 मील दूर था
और 42 मील दूर जाकर शहर का काम निपटाकर वापस आना होता था। तो वो क्या करते थे कि और सुबह के 2 बजे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं सुबह के 2 बजे निकलूंगा तभी मैं शाम को वापस आऊंगा, तो वो हल्का फुल्का कुछ नाश्ता ले लेते थे अपने साथ और सुबह के 2 बजे निकल पड़ते थे और शहर में खरीदारी का काम या जो भी काम निपटाना होता था वो सब करके शाम को वापस फार्म पर लौट आते थे। और उनके जो अन्य साथी थे आश्रम में रहने वाले, वो भी उनका यही उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। उन्हें भी ये लगता था कि पैदल चलना जो है वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। अब एक बार जो वहां पर एक तालाब था उसमें भराई का काम चल रहा था, उसमें मिट्टी भरी जा रही थी, तालाब को भरा जा रहा था और गांधी जी के जो दूसरे आश्रम के साथी थे वो सारे उसे भरने का काम कर रहे थे। और एक सुबह क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि वो काम खत्म करके फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर आए तो गांधी जी ने उनके लिए प्लेट्स में फ्रूट्स काट के रखे हुए थे। तो उन्हें उन्हें ये अजीब लगा कि महात्मा गांधी ने उनके लिए फ्रूट्स काट के क्यों रखे हैं। तो एक साथी ने उनसे पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। अब गांधी जी को ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने किसी छोटे के लिए काम कर रहा हूँ या अपने किसी बड़े के लिए काम कर रहा हूँ। जब उस साथी ने पूछा कि आपने हमारे लिए ये फ्रूट्स क्यों काटे, आपने ये हमारे लिए फल क्यों काटे, क्या अच्छा लगता है हम आपसे अपनी सेवा कराएं, आप इतने बड़े हैं, बूढ़े हैं? तो गांधी जी ने कहा कि मैं फ्री था, मेरे पास खाली समय था और मुझे ये पता था कि तुम थके मांदे लौटोगे, तो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया। तो वो हर एक क्षण का फायदा उठाते थे, उन्हें अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। अब दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे उनके लीडर बनकर वे जो वहां पर भारतीय प्रवासी थे उनकी मांगों को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने गए और उसके लिए वो कहां पर गए? लंदन में गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया, क्योंकि अब वो उनकी बातों को रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने जाने वाले थे। तो उन सब छात्रों ने क्या किया, भारतीय छात्रों ने उनको एक शाकाहारी भोज पर निमंत्रण दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि महात्मा गांधी जो है वो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन है। तो उन्होंने उन्हें भोजन पर बुलाया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। अब क्या हुआ कि जो वहाँ के छात्र थे उन्होंने गांधी जी को, मतलब लीडर तो जो उन भारतीय प्रवासियों का जो लीडर था, लीडर छात्र था, वो तो जानता था गांधी जी को, लेकिन जो दूसरे छात्र थे वो गांधी जी को नहीं जानते थे। तो क्या हुआ कि ये सब भोजन की तैयारी कर रहे थे कि भाई गांधी जी आने वाले हैं, उनके लिए शाकाहारी भोजन बनाना है। तो गांधी जी समय से पहले ही पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने क्या किया कि तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तीसरे पहर यानी दोपहर के पूरे दिन का तीसरा पहर होता है 2 बजे। तो उस वक्त क्या हुआ, वो दुबले पतले तो थे ही और वो जाके उनमें शामिल हो गए और उन्होंने क्या किया, वहां जाके बर्तन धोने लग गए, सब्जियां काटने लग गए और भी छोटे मोटे काम करने लग गए। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानीय अतिथि गांधी जी हैं। और जब वहां का जो नेता है वो आया तो उसने क्या देखा कि ये जो काम कर रहे हैं ये तो हमारे सम्मानित अतिथि हैं, ये तो शाम को हमारे गेस्ट हैं। तो गांधी जी अपने आप को गेस्ट समझते ही नहीं थे, वो ये समझते ही नहीं थे कि अगर मैं कहीं अतिथि बन के जा रहा हूं तो मुझे अपनी सेवा करानी है, बल्कि समय से पहले पहुंचकर खुद ही वहां पर काम करने लगे। आजकल के नेताओं की तरह नहीं कि अगर हमें कहीं 10 बजे पहुंचना है तो आराम से 11 बजे पहुंच रहे हैं, 12 बजे पहुंच रहे हैं और जाकर पूरा अतिथि भाव कराना है, अपना अतिथि सत्कार कराना है। वो ऐसे नहीं थे, वो अपना अतिथि सत्कार कराने की बजाय खुद काम करना पसंद करते थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। अब क्या हुआ, दूसरों
को अगर कोई काम दिया जाता है तो गांधी जी इस मामले में बहुत सख्त थे। अगर किसी व्यक्ति को कोई काम दिया है और उसने उस काम को सही समय पे नहीं किया तो उसे आड़े हाथों लेते थे, लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। अब क्या हुआ कि वो राजनीतिक सम्मेलन में जब जाया करते थे तो एक दिन क्या हुआ, वो लेट हो गए अपने घर, अपने डेरे पर पहुंचने पर, मतलब अपने घर पहुंचने में। और उनका एक नियम था उनके जीवन का कि रात को सोने से पहले भी वो अपने घर को, अपने कमरे को साफ करें। तो वो अपना फर्श बुहार रहे थे। फर्श बुहारना क्या है? झाड़ू लगाना। तो जब वो झाड़ू लगाने लगे उस वक्त, उस दिन रात के 10 बजे, तो कार्यकर्ता ने मतलब उनके हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी क्या होता है? झाड़ू। तो उसने उनसे झाड़ू ले ली कि आप रहने दीजिए, आप तो पूरे दिन थक के आए हैं, मैं लगा देता हूं। तो गांधी जी बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि उन्हें पसंद ही नहीं था, उन्हें अपना काम खुद करना था। तो जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। अब गांधी जी की एक और आदत थी कि जब वो पूरे दिन गांव का दौरा करके आते थे तो उसके बाद उन्हें लेटर लिखना होता था या उन्हें ये नोट्स बनाने होते थे कि हमें कहाँ, कौन से गांव में कौन कौन से किस चेंजेस करने हैं, कौन कौन से वहाँ पर चीज़ों की फैसिलिटीज़ करानी है। तो वो लालटेन में बैठकर वो पूरा लेटर लिखते थे या नोट्स बनाते थे। तो उस जमाने में लालटेन में क्या डलता था? मिट्टी का तेल डलता था, केरोसिन डलता था। तो वो केरोसिन अगर खत्म हो जाता था तो वो ये नहीं सोचते थे कि जिसकी केरोसिन डालने की ड्यूटी है मैं रात को जाके उसको नींद से जगाऊं और उसे ये बोलूं कि नहीं पहले मेरे लालटेन में केरोसिन डालो क्योंकि मुझे अपना काम करना है। वो क्या करते थे, अगर लालटेन में तेल खत्म हो गया तो उन्हें अपना काम तो पूरा करना है, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया हुआ है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। तो वो चांद की रोशनी में, अगर चंद्रमा बाहर है, पूरा चंद्र है, पूरी चंद्रमा की रोशनी है, तो वो बाहर जाकर चंद्रमा की रोशनी में अपने काम को कर लेते थे, लेकिन अपने किसी थके हुए साथी को जगाना उन्हें पसंद नहीं था। नोआल खाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। जब ये नोआ खाली पद यात्रा हुई तो उन्होंने अपने शिविर में केवल 2 साथियों को, 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। क्यों? इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइया की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। अब गांधी जी जो हैं वो 78 ईयर्स के थे। 78 वर्ष, 78 ईयर्स के थे। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्हें 2 आदमी उनके साथ रहने के लिए दिए गए जो उनका काम करें। तो उनको खाकरा बनाना नहीं आता था। खाकरा क्या होता है? गुजराती डिश है खाकरा, जो गुजरात के लोगों को बहुत पसंद होती है। और गांधी जी को भी खाकरा बहुत पसंद है, लेकिन उन दोनों आदमियों को खाकरा बनाना आता ही नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया, वो स्वयं रसोई घर में जाके बैठ गए और निपुण रसोइये की तरह जाके खाकरा बनाना उन दोनों को सिखाने लगे। और जिस समय उन्होंने खाकरा बनाना सिखाया उन्हें, आपको पता है उस वक्त गांधी जी की उम्र क्या थी? 78 ईयर, 78 साल की उम्र में वो उन लोगों को खाकरा बनाना सिखा रहे थे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। और गांधी जी को बहुत बच्चों से बहुत प्यार था। और उनके खुद के बच्चे जब 2 महीने के हो गए, 2 महीने के होने के बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए ना कोई दाई रखी, ना कोई नौकर रखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि बच्चों की देखभाल माता पिता को स्वयं करनी चाहिए। इससे जो बच्चे हैं वो माँ बाप से कनेक्टेड होते हैं, उनका प्यार बढ़ता है और माँ बाप को भी बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि एक नौकर तो नौकर की तरह ही बच्चे की देखभाल करेगा और माँ बाप बच्चे की देखभाल मतलब माँ बाप की तरह करते हैं, उनको लाड प्यार देते हैं। और इससे उन दोनों के बीच का जो माँ बाप, बच्चे और माता पिता का जो रिश्ता होता है वो भी बहुत पक्का होता है। तो वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। मतलब बेशक वो आदमी थे, लेकिन वो माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, उन्हें खिला पिला सकते थे, अगर बच्चा रोए तो उसे वो बहला भी सकते थे। अब एक बार की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटकर जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है।
अब जब एक बार वो साउथ अफ्रीका की जेल से छूटकर वापस आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो उनके फ्रेंड हैं मिस्टर पोलक, उनकी जो वाइफ है मिसेस पोलक, वो बड़ी दुबली पतली कमजोर हो गई थी। उन्होंने सोचा कि ये इतनी कमजोर कैसे हो गई। तो उन्हें पता चला कि उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। अब क्या हुआ कि क्योंकि जो उनका बच्चा था वो छोटा बच्चा था और वो ना दूध नहीं छोड़ रहा था, यानी माँ को फीड करना नहीं छोड़ रहा था। अब ऑब्वियस है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी भूख जो है वो बढ़ती है, और अगर वो माँ से अपनी भूख पूरी करेगा तो ऑब्वियस है माँ जो है वो कमजोर और दुबली पतली हो ही जाएगी। तो वो माँ बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरा बच्चा दूध पीना छोड़ दे और थोड़ा बाहर का खाना खाना शुरू करे। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल नहीं मानता था, वो रोता रहता था, रात भर अपनी माँ को परेशान करता था। अब गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। अब गांधी जी ने कहा कि ये अब मेरा लक्ष्य है कि मैं इस बच्चे का दूध छुड़वाऊंगा, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब इस बच्चे की देखभाल का काम मेरा है। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे और वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते। अब गांधी जी जब पूरे दिन मेहनत करके रात को वापस आते तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा होता था, तो वो क्या करते थे कि उस बच्चे को माँ के बिस्तर से उठा लेते और उसे अपने पास ले जाते, क्योंकि उन्हें पता था बच्चा रात को रोएगा और अपनी माँ का फिर दोबारा से दूध पीना शुरू कर देगा, उनका फीड करना शुरू कर देगा। तो वो रात को बच्चे को उठाते और उसे अपने पास चारपाई में सुलाते और चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। अब क्या होता है कि जब बच्चे को प्यास लगती है तो ऑब्वियस है वो कुछ ना कुछ मांगेगा। अब माँ साथ होती है तो माँ का दूध मांगना शुरू कर देता है बच्चा। लेकिन जब बच्चे को गांधी जी अपने पास सुला रहे थे तो उन्होंने पानी तो उसके लिए रख लिया था कि जब रात को ये रोएगा तो मैं इसे पानी पिला दूंगा, बट इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि वो बच्चा गांधी जी के साथ इतने आराम से सोता था कि वो रात में जगता ही नहीं था। और एक पखवाड़े तक, एक पखवाड़ा क्या होता है, पखवाड़े को हम क्या कहते हैं, 15 दिन का जो टाइम होता है उसे हम पखवाड़ा कहते हैं। फोर्टनाइट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, 15 दिन को हम एक पखवाड़ा कहते हैं। तो 15 दिन में माँ से 15 दिन जब वो बच्चा अपनी माँ से अलग सोया तो उसने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया, यानी श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध गांधी जी ने इस प्रकार से छुड़वाया। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने अपने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत जाने पर गांधी जी का क्या स्वभाव था कि वो अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। और दक्षिण अफ्रीका में जो गोखले थे वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे और उस समय गांधी जी क्या करते थे, जो गोखले हैं वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे और वो उनका जो दुपट्टा है, जो वो दुपट्टा पहनते थे उस पर इस्त्री करते थे, प्रेस करते थे, उनका डेली सुबह बिस्तर ठीक करते थे, उनको खाना परोसते थे और उनके पैर भी दबाने के लिए तैयार रहते थे। जबकि गोखले मना करते रहते थे कि प्लीज आप मत करो, लेकिन महात्मा गांधी मानते ही नहीं थे। और महात्मा कहलाने से पहले क्या हुआ कि एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जब वो कांग्रेसी अधिवेशन में गए तो वहां पर गंदे पाखाने क्या है, गंदे टॉयलेट्स, उन्होंने टॉयलेट्स तक क्लीन किए। उन्हें टॉयलेट को क्लीन करने में भी कोई हिचक महसूस नहीं होती थी, जबकि एक पब्लिक प्लेस का मतलब एक टॉयलेट है जिसमें पता नहीं कितने कार्यकर्ता उस टॉयलेट को यूज कर रहे हैं, उन्हें उसे साफ करने में भी कोई हिचक महसूस नहीं होती थी। और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने सारे पाखाने, सारे टॉयलेट्स क्लीन कर दिए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेसी नेता से पूछा कि अच्छा आप बताओ मैं और आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है, मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, कारकुन यानी कोई क्लर्क, जिसे यह काम दूं।
क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। तो अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, तो नेता ने कहा कि हाँ, मेरे पास ना बहुत सारे लेटर्स इकट्ठे हो गए हैं और मुझे उन लेटर्स के आंसर देने हैं, बट मेरे पास कोई क्लर्क नहीं है जो इन सारे लेटर्स का आंसर दे सके, रिप्लाई कर सके। तो क्या तुम इन सारे लेटर्स का रिप्लाई कर सकते हो? तो गांधी ने कहा, क्यों नहीं। वो कहते हैं, मैं ऐसा हर काम कर सकता हूँ जो मेरी सामर्थ्य में हो, यानी जिसे करने में मैं सक्षम हूं। और यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। उन्होंने सारे लेटर्स का जवाब जो है वो बहुत ही जल्दी दे दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेताजी की कमीज का बटन टूट गया था तो उन्होंने वो नेताजी की कमीज का बटन भी लगा दिया और उनके अन्य काम भी वो खुशी खुशी करने लगे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। आश्रम में जब भी कभी किसी सहायक की आवश्यकता होती थी, किसी को काम करने के लिए बुलाने की आवश्यकता होती थी, तो गांधी जी का मानना था कि हमें किसी हरिजन को रखना चाहिए। ये हरिजन शब्द आज के समय में प्रयोग नहीं किया जाता। हरिजन हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट को, जो बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो गांधी जी का मानना ये था कि जो बहुत लोअर निम्न जाति वर्ग के लोग हैं उनको हमें काम पर रखना चाहिए। उनका कहना था कि नौकरों को हमें कभी वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अब जो बड़े लोग होते थे वो ऐसे निम्न जाति के लोगों को अपने घर नौकर नहीं रखते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि ये नौकर जो है वो हमारे घर में चोरी कर लेंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी का मानना ये था कि नौकरों को हमें नौकर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हें मतलब हमें उन्हें वेतन भोगी मजदूर, हमें उन्हें ये नहीं मानना चाहिए कि ये हमारा मजदूर है, हम इसे वेतन दे रहे हैं, हम इसे सैलरी दे रहे हैं, तो हमें उसे उस तरीके से ट्रीट नहीं करना। हमें अगर हम नौकर को भाई बंधु की तरह ट्रीट करेंगे तो वो कभी भी हमारे साथ बेईमानी नहीं करेगा। हाँ, शुरू में कठिनाई हो सकती है, मे भी कुछ चोरियां हो क्योंकि किसी का स्वभाव है चोरी करने का, लेकिन हम उसको सुधार सकते हैं। अगर आप उसके प्रति अपना विश्वास जताएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ना चोरी करेगा, ना कोई गलत काम करेगा और वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉयल हो जाएगा। तो वो कहते हैं हमारी ये जो कोशिश है वो निष्फल नहीं होगी। उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था, कभी ये माना ही नहीं था कि नौकर भी कोई कैटेगरी है, क्योंकि वो किसी भी काम को स्वयं करने में विश्वास करते थे। वो किसी के साथ भी नौकर वाला बर्ताव नहीं करते थे और ना ही वो ये जानते थे कि हमें किसी को कैसे नौकर बनाकर रखना है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। अब क्या हुआ कि जब एक बार वो भारत की जेल में थे तो जो उनके साथी कैदी थे उनको बोला गया कि आपको महात्मा गांधी की सेवा करनी है, क्योंकि वो तो देश के नेता थे। अब वो देश के नेता बन के देश की जनता के लिए ही तो जेल में गए थे, क्योंकि वो उनके लिए आंदोलन आंदोलन कर रहे थे। तो वहां पर जेल में कुछ कैदी साथियों को बोला गया कि आपको महात्मा गांधी की सेवा करनी है और इनके जो भी कार्य होंगे वो आप लोग करोगे। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। अब क्या हुआ कि जब वो जेल में थे तो उन्हें कौन कौन से लोग दिए गए। एक जो आदमी था वो क्या करता था, उनके फल धोता और उनको काटता, और दूसरा बकरियों को धोता, क्योंकि गांधी जी जो है वो बकरी का दूध पीते थे। तो दूसरा बकरियों को धोता, बकरी का दूध निकालता। तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, तीसरा मतलब जब महात्मा गांधी को जो चीज चाहिए वो उन्हें अरेंज करके देता। चौथा उनके पखाने की सफाई करता, उनके टॉयलेट्स क्लीन करता। और जो एक ब्राह्मण कैदी था वो उनके बर्तन धोता था और दो गोरे जो यूरोपियंस थे वो उनकी चारपाई को बाहर निकालते फिर अंदर रखते। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। और उन्होंने जब वो इंग्लैंड गए थे गांधी जी, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की थी कि जो बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं वो अपने घरेलू नौकरों को परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, उनको अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। तो एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे
परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। जब वो इंग्लैंड में किसी के घर गए थे, तो वहां पर जब जिस अंग्रेज के घर वो रुके थे, और जब वो वहां से विदा ले रहे थे जाने के लिए, तो उस अंग्रेज ने अपने नौकरों का परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि अपनी फैमिली मेंबर की तरह कराया, जो महात्मा गांधी को बहुत अच्छा लगा कि इंग्लैंड के अंदर ये बहुत अच्छे संस्कार हैं कि नौकरों को नौकरों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों ने उनसे विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूं। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। प्रतिदान का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। तो अब जब वो एक भारतीय सज्जन के यहाँ ठहरे हुए थे, तो वहां पर भी उनके नौकरों ने गांधी जी की बहुत सेवा की, और जब गांधी जी उनसे विदा लेने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को नौकर नहीं समझता, आप लोग मेरे भाई बहन के जैसे ही हैं, और मैं आपने जो मेरी सेवा की उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं नौकर ही नहीं समझता तो मैं आपको कुछ क्यों दूं। लेकिन वो कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको सब कुछ दे, ईश्वर आपको आपकी मेहनत का सब सारा फल दे। तो वो ये मानते थे कि नौकर को कभी भी नौकर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसे अपने परिवार के समान, अपने भाई बंधु के समान मानना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने महात्मा गांधी की बहुत सारी विशेषताओं को जाना, जैसे कि अपने कार्य के लिए ईमानदार होना, कभी भी थकावट महसूस ना करना, अपने कार्यों को स्वयं करना, किसी को नौकर ना समझना, छोटे बड़े का भेदभाव ना करना, लोगों के लिए मतलब समाज के लिए अपने आप को अर्पित कर देना। तो ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो इस पाठ के अंतर्गत हमें मिलती हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन में इन अच्छी बातों को मानेंगे, और इन इसी प्रकार आप अपना जीवन बनाएंगे और अपने कार्यों को स्वयं करेंगे। धन्यवाद।